क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो आइए गाइज, स्वागत है आपको अपने चैनल सम्राट CAD पे। आज हमारी अर्थक्वेक की सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसे देखिए। और देखिए, मैं जो भी इस वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ वो इम्पोर्टेंट ही पॉइंट लिखता हूँ, और ये हमको 99% चांस है, अगर इतने हमारे लेक्चर ओनली कर लेते हैं तो आप अर्थक्वेक में बहुत अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। सबसे पहले लिखे हैं सेस्मिक टर्मिनोलॉजी। सेस्मिक टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? भूकंपीय शब्दावलियाँ। जो भूकंपीय शब्दावलियाँ में सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेस्मोलॉजी। अब बात करते हैं कि सेस्मोलॉजी किसे कहते हैं। सेस्मोलॉजी जिसके अंतर्गत सिस्मिक यानी अर्थक्वेक का अध्ययन किया जाता है, भूकंप का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सेस्मोलॉजी कहते हैं, भूकंप विज्ञान कहते हैं। इसकी जो सेकंड पॉइंट है वो है फोकस आर हाइपोसेंटर। जो फोकस है या उद्गम केंद्र है, जहाँ से आपकी भूकंप निकलती है, जहाँ से भूकंप क्रिएट होती है, जिस पॉइंट से भूकंप आती है, मतलब उत्पन्न होती है, उसे ही हम फोकस आर हाइपोसेंटर कहते हैं। फोकस आर हाइपोसेंटर जो यहाँ पे लिखे हैं, ये उद्गम केंद्र है। और बात करते हैं, इसकी थर्ड पॉइंट है इपीसेंटर। इपीसेंटर किसे कहते हैं? तो फोकस आर हाइपोसेंटर, जिस पॉइंट से निकली भूकंप, आपकी जहां से निकली, वो तो आपकी फोकस या हाइपोसेंटर हो गई। उसकी ऊर्ध्वाधर डिस्टेंस भूपटल तक की, कहाँ के? भूपटल तक की, जिस पे आप हैं, पृथ्वी पे हैं, वहां तक की, जहां पे ऊर्ध्वाधर मिनिमम डिस्टेंस जाकर वहां पॉइंट मिलेगी, जहां यहां से लेकर यहां तक जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगी, और ये मिनिमम डिस्टेंस जिस पॉइंट पे मिल रही है, उसी को हम इपीसेंटर कहेंगे, उत्केंद्र कहेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं फोकल डिस्टेंस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो आपकी इपीसेंटर और फोकस आर हाइपोसेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, उसे हम फोकल डिस्टेंस कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपकी इपीसेंट्रल डिस्टेंस किसे कहते हैं। इपीसेंट्रल डिस्टेंस, तो आपकी जो इपीसेंटर है, जो आपकी उत्केंद्र है, वहाँ से जहाँ आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जहाँ भूकंप का मेजरमेंट कर रहे हैं, जहाँ भूकंप का मेजरमेंट केंद्र बना है, वहाँ तक की डिस्टेंस को इपीसेंट्रल डिस्टेंस कहते हैं। तो ये आपकी 5 पॉइंट कंफर्म हो गई होगी। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं आइसोसेस्मल्स। ये है समभूकंपीय रेखाएं। आप कंटूर लाइन पढ़े होंगे कि समान हाइट वाले पॉइंट को मिलाने वाली रेखा कंटूर होती है। सेम वही है कि जो हमारी आइसोसेस्मल्स है, समभूकंपीय रेखाएं हैं, वह समान तीव्रता की भूकंप को मिलाने वाली रेखा होती है, वो आइसोसेस्मल्स होती है। जैसे देखिए, हमने एक ए लाइन ले रखी है, जो ए पॉइंट ये बी लाइन है, ये सी लाइन है, जो ऐसे करके है ना, इस पे कुछ पॉइंट है 1 2 3 4 5, जो 1 2 3 4 5 जो इस पे भूकंप की इंटेंसिटी है ना, जो इसकी इंटेंसिटी है, वही हमारी इसकी जितनी 1 2 3 4 5 इन सभी पे जो इंटेंसिटी है, इनकी जो वो क्या है, इक्वल है। क्या है? इक्वल है, बराबर है। और ये जो बराबर है, बराबर वाले इंटेंसिटी को हम मिला दे रहे हैं, बराबर वाले प्रबलता वाले जो भूकंप है, उनको हम मिला देंगे तो एक लाइन मिलेगी, और यही लाइन जो है वो आइसोसेस्मल्स कहलाती है। तो ये हमारी, मानिए यहाँ पे आपकी, यहाँ पे 50 थी, यहाँ 50 थी, यहाँ 50 थी, तो इसे सभी को मिला दिए तो एक आइसोसेस्मल्स मिल गया, जिसे हम ए बोल दिए। सेम ऐसे ही इसके आगे गए तो यहाँ 60, यहाँ 60 वाले को आप मिला दिए तो ए भी एक आइसोसेस्मल्स मिल गया। सेम ऐसे ही सी पे भी एक आइसोसेस्मल्स मिल गया। सेम वैसे ही लिखे हैं 1 2 3 4 5 पे सेम इंटेंसिटी पॉइंट्स, सेम प्रबलता वाले भूकंप को मिला दिए तो आपकी आइसोसेस्मल्स मिल गई। और ए बी सी जो है आपकी इंटेंसिटी ग्रुप है, आपकी प्रबलता वर्ग है, कि यहाँ पे 50 की है, यहाँ 60 की है, यहाँ कुछ और की, ऐसे प्रबलता वर्ग है। तो ये आपकी आइसोसेस्मल्स रहा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फॉल्ट। जो फॉल्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो नीचे की चट्टानों में जो फॉल्ट होती है कितने प्रकार की होती है, तो वो जनरली 2 प्रकार की होती है। जो फॉल्ट है ना, इसे भ्रंश कहते हैं, हिंदी में भ्रंश। और
ये होती है दो प्रकार की, पहला है डीप स्लीप फॉल्ट और दूसरा है स्ट्राइक स्लीप फॉल्ट। ये डीप स्लीप फॉल्ट की फिगर दे रखी है और स्ट्राइक स्लीप फॉल्ट की फिगर दे रखी है। जितनी फिगर है आपको क्वेश्चन आएगा तो इतनी फिगर बनानी पड़ेगी, तभी आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देंगे। इसमें क्या होता है, डीप स्लीप फॉल्ट में जो आपकी दो स्टोन है, दो पत्थर है, जो दो टेक्टोनिक प्लेट है, वो एक दूसरे पे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर भी है, देखिए यहाँ से एक हिसाब देखें तो ऊर्ध्वाधर भी है और क्षैतिज भी है। इसका ये घटक है, इस पे क्षैतिज हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अगर ऐसी प्लेटें स्लाइड हो, मूव हो, तो इसे हम कहते हैं डीप स्लीप फॉल्ट। अगर यही स्ट्राइक स्लीप फॉल्ट में क्या है, इस सतह पे ऐसे हो, इस प्रकार से ऐसे मूव हो, इसे सर्कन हो, स्लाइड हो, इसे हम कहते हैं स्ट्राइक स्लीप फॉल्ट। इस फिगर को बना लीजिएगा। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विचलन इसका हिंदी होता है। तो इसके एक जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर थे जो 1915 ईस्वी में इस सिद्धांत के बारे में बताए कि ये क्या होता है। तो इन्होंने ये बताया कि बहुत पहले जो हमारा महाद्वीप था वो ओनली एक ही महाद्वीप था, लाखों करोड़ों वर्ष पहले, और उसके बाद से धीरे धीरे छोटे छोटे महाद्वीपों में बढ़ता गया, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराई तो इससे छोटे छोटे महाद्वीप बनने लगे। और जो छोटे छोटे महाद्वीपों से मिलकर एक जो बड़ा महाद्वीप था उसे इन्होंने क्या बोला था, पंगाई बोला था, फंगाई बोले थे। और यही इन्होंने बोला कि ये जो बड़े बड़े जो बड़े एक सी महाद्वीप है उनसे छोटे छोटे जो महाद्वीप बन रहे हैं, उन्हीं छोटे छोटे महाद्वीपों का विचलन ही हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहलाता है, महाद्वीपीय विचलन कहलाता है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं सेस्मिक वेव्स आर एनर्जी रिलीज। जो आपकी भूकंपीय तरंग या ऊर्जा उत्सर्जन होते हैं वो क्या होती है। तो जो आपको मैं बताया था कि पृथ्वी के अंदर बहुत ही सारे क्या होती है, एनर्जी होती है, एनर्जी वहां पे एकत्रित रही होती है। उनके जो भ्रंश तल होते हैं ना, जैसे कमजोर होती है वो एनर्जी ऊपर की तरफ रिलीज होती है, जिसे हम एनर्जी रिलीज करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं जब ऊपर की तरफ आती है। और वही जब ऊपर आती है ना तो जो प्लेटें होती है उनमें वेव उत्पन्न कर देती हैं। तो जैसे देखिए इसमें क्या करती है, वेव उत्पन्न कर देती है। तो वही वेव के आधार जो उसमें वेव उत्पन्न होती है, तो उसी से ये वेव नाम का शब्द उत्पन्न हो गया। जो हमारी वेव उत्पन्न होती है, तो देखिए अब ये वेव कितने प्रकार की होती है। तो चूंकि ये दो प्रकार से यहाँ पे दी गई है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। ये क्या होती है, बॉडी, ये पिंडीय या आंतरिक तरंग है। बॉडी वेव क्या है, पिंडीय या आंतरिक तरंग है, जो अंदर निकलती है, जो पृथ्वी के अंदर निकलती है, भूपटल के अंदर निकलती है, उसे हम बॉडी वेव्स कहते हैं। और जो पृथ्वी के सरफेस यानी भूपटल पे निकलती है उसे हम सरफेस यानी सतह तरंग कहते हैं। और जो बॉडी वेव होती है ये भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। एक है प्राइमरी वेव्स आर पी वेव्स, और एक है सेकेंडरी वेव यार यस वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स है वो पृथ्वी के अंदर सबसे पहले यही वेव उत्पन्न होती है। तो इसका जो ये वेव है इसकी इंटेंसिटी इससे थोड़ा डेंजरस होती है। तो ये जो वेव होती है सबसे पहले उत्पन्न होती है। इसके उत्पन्न होने पे क्या होता है कि जो इसकी तरंग चलती है और इनमें जो कंपन होता है, कणों में कंपन होता है। जैसे मानिए ऐसे ये वेव जा रहा है, ऐसे तरंग आगे बढ़ रही है और इनके जो कणों का जो कण है इसमें वो कंपन कर रहे हैं, वो भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अगर ऐसे जा रही है ना तो इसके कण भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ये इसी का ये फिगर यहाँ पे बना रखे हैं पी वेव्स का। जैसे मानिए ये तरंग आगे जा रही है और इसके कण ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कहीं पे इनका आपस में संपीड़न होगा और कहीं पे इसका विरलन होगा, खिंचाव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ संपीड़न बनाए हैं सिंबल, यहाँ पे थोड़ा विरलन का बना दिए हैं, इसका संपीड़न इसका विरलन बना दिए हैं। और आप ये भी जानते हैं अगर तरंग के दिशा में ही कण भी अगर मूव करे, कण भी अगर उसी डायरेक्शन में कंपन करे, आगे पीछे हो, तो उसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। इसीलिए कहा गया प्राइमरी जो वेव्स होती है उसे हम अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे भी है। अब चूंकि इनके जो कंपन कर रहे हैं, जो इनके कण उसी दिशा में कर रहे हैं, तो कहीं संपीड़न हो रहा है, कहीं इसका खिंचाव हो रहा है। तो इसके कारण जो इसके आयतन होती है ना, यहाँ तक इसके आयतन तो बढ़ ही गए ना, यहाँ इसके घट गए, तो इसके आयतन में
परिवर्तन हो जाता है, इसकी आयतन चेंज हो जाती है, ये आयतन को परिवर्तित कर देते हैं। और इसकी जो वेवलेंथ होती है, जो इसकी तरंगदैर्घ्य होती है, वो क्या होती है, कम होती है फ्रीक्वेंसी से। इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक और इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कम होती है। तो ये आपकी प्राइमरी वेव्स रही। अब बात करते हैं सेकेंडरी वेव्स के बारे में। इसे फिगर बनाइएगा, जैसे ये लेयर दिखाई गई है ना, यहाँ पे कंजस्टेड है, यहाँ दूरी दूरी पे है, तभी समझ में आएगा, एग्जामिनर भी समझेंगे कि हाँ आपने क्या लिखा है। अब बात करते हैं आपके सेकेंडरी वेव्स के बारे में, एस वेव्स के बारे में। ये क्या होती है, इसके तुलना में थोड़ा कम खतरनाक होती है, कम डेंजरस होती है, क्योंकि ये सेकेंडरी वेव है। ये प्राइमरी वेव आने के बाद ही सेकेंडरी वेव पृथ्वी के अंदर निकलती है, तो इसीलिए इसे हम सेकेंडरी वेव कहते हैं। और जो इस एक बात और आ गई है कि प्राइमरी जो वेव्स होती है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती है, जबकि ये सेकेंडरी वेव्स ओनली ठोस में चलती है, ना कि द्रव और गैस में चलती है। क्योंकि इसके जो कण होते हैं ना, तरंग तो ऐसे जा रही है, तरंग ऐसे जा रही है, बट इसके कण इसके लंबवत करते हैं। इसके लंबवत जब करेंगे तो इसे हम अनुप्रस्थ तरंगे भी कहेंगे, क्योंकि अनुप्रस्थ इसके क्रॉस सेक्शन पे कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। और आपकी एक आगे जा रही है, उसकी कण ऐसे कर रहे हैं, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हो गए। और इसमें देखिए, इसका हम फिगर ऐसे बनाए हैं, इसका इसलिए बनाए हैं कि जो ये तरंगे उत्पन्न होती है ना, ये तो आयतन को नहीं चेंज करती, बट आकृति को चेंज कर देती है। जिससे इसमें देखिए आकृति चेंज नहीं हुई है, बट ये आकृति को ही चेंज कर दे रही है। और इसकी जो वेवलेंथ होती है इसके तुलना में अधिक होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी इसके तुलना में कम होती है। ये हमारी सेकेंडरी वेव है। इसमें एक और बात है, ये बताइए ये द्रव में क्यों नहीं चलती है, केवल ठोस में ही क्यों चलती है? क्योंकि द्रव की जो शियर स्ट्रेंथ होती है, जो इसमें शियर करने की क्षमता होती है, वो लगभग 0 के बराबर होती है। तो इसलिए इसे कभी कभी शियर वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे शियर वेव्स भी बोलते हैं। चूंकि ये ऊर्ध्वाधर जा रही है, तो ऊर्ध्वाधर के दो घटक होते हैं, एक तो आपके SH होते हैं और ये आपके SV होते हैं। तो इसीलिए इसे हम SH और SV तरंग भी बोलते हैं और शियर वेव्स भी बोलते हैं। चूंकि इसमें SV लगभग 0 के बराबर होता है, बट इसके दो घटक होते हैं। तो ये आपकी सेकेंडरी वेव्स हो गई। अब बात करते हैं जो सरफेस वेव, जो सरफेस पे उत्पन्न होती है, जो सतह पे होती है, जो भूपटल पे होता है, उसे हम कहते हैं सरफेस वेव। ये जो होती है इसके तुलना में अत्यधिक डेंजरस होती है, क्योंकि आप सरफेस में ही हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो है आपकी रेले वेव्स RLR। ये जो रेले वेव्स है, इसके बारे में इसके जो बारे में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए वो एक स्टुअर्ट नाम के वैज्ञानिक थे और एक रेले नाम के गणितज्ञ वैज्ञानिक थे। वही इनके बारे में बताया कि जो ये वेव्स होती है वो पृथ्वी की सतह पर निकलती है। देखिए LR बनाई गई है, पृथ्वी की सतह पर निकलती है, बट ये किससे मिलकर निकलती है? तो ये आपकी प्राइमरी वेव्स और इसके जो वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल वेव्स होते हैं। सेकेंडरी वेव के दो पार्ट हुए, उसके वर्टिकल वेव्स और प्राइमरी वेव्स, ये दोनों के मिलने से ये आपकी रेले वेव्स निकलती है। ठीक है, और इसका ये फिगर हमने बना दे रखे हैं। अब बात करते हैं आपकी, ये तो आपकी हो गई रेले वेव्स। अब लव वेव्स कैसे बनती है, कैसे निकलती है? जो इसकी सतह पे जो सरफेस है, भूपटल है, भूपटल के सतह पे मृदु जो तरंगे उत्पन्न होती है, और इसकी एक बच गई SH जो हॉरिजॉन्टल इसकी तरंगे है सेकेंडरी वेव्स की। तो इन दोनों की आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप जो वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो तरंगे पृथ्वी की सतह पे चलती हैं, उसे हम लव वेव्स और येलो वेव्स कहते हैं। इसे LO की से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी येलो वेव्स हुई, LR वेव्स हुई। अब देखेंगे आप क्या कि फिगर में थोड़ा हम डिफरेंट बता दे रहे हैं। इसमें तो जनरली बना दिए गए हैं कंप्रेस, यहाँ दूरी दूरी पे ये आपकी लेयर है, तो ये आपकी हो गई P वेव्स। और इस पे देखिए आकृति ही चेंज है, तो ये आपकी हो गई S वेव्स। और इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? लगभग इसी के समान है, बट ये क्या है? सरफेस है। ये तो आंतरिक थी तो दोनों तरफ हुई है ना, बट इसमें केवल ऊपर की तरफ ही आकृति चेंज लाएगी, नीचे की तरफ नहीं। तो ये LR हो जाएगी, जबकि लव वेव्स है। तो ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके नीचे की कुछ लेयर तो हॉरिजॉन्टल गई है, बट इसके आधे में से भी कुछ ऐसे, मतलब इसके
हुए हैं, मतलब लहर जैसी बनी है। तो यही आपके जो ये बनाई गई है फिगर, इसमें यही डिफरेंट है। तो हमको ये लगा कि हाँ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे, तो ये बता दिए। आगे हो सके तो मैं इसकी एक और टॉपिक लाऊंगा जो भूकंप मेजरमेंट से रहेगी, सेस्मिक मेजरमेंट से रहेगी। अगर इस टॉपिक को समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आई हो तो प्लीज़ कृपया कमेंट कीजिए कि हम भी देखें कि हाँ आप लोग कितना समझ रहे हैं, कि हम आप लोगों को कितना समझा दे रहे हैं। और एक और बात, जो इतना लिखे हैं ना, अगर आप इतना ही कर लेते हैं ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही जो आएगा। और आते हैं एक मोटिवेशनल क्विज की तरफ। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जवाने में जिनके हुनर बोलते हैं। धन्यवाद।